नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ बीजेवाईएम की प्रदेश कार्य समिति की लखनऊ में थोड़ी देर में बैठक होगी। कार्य समिति का उद्घाटन बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या करेंगे। समापन सत्र में शाम 4 बजे सीएम योगी भी बैठक में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को सीएम संबोधित भी करेंगे। कार्य समिति की बैठक में मिशन 2022 के तहत युवा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। आगामी चुनाव को देखते हुए इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत अन्य पदाधिकारी कार्य समिति की बैठक में मौजूद रहेंगे। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, महत्वपूर्ण बैठक है और 2022 के दंगल से पहले युवाओं पर फोकस करने की यह पूरी तैयारी है। देखिए अनुपम, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 2022 के दंगल से पहले युवाओं को साधने के लिए ये एक बड़ा प्रयास और एक बड़ा कार्यक्रम है। वैसे तो ये संगठन का कार्यक्रम है, लेकिन देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जिस तरीके से प्रदेश भर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पंकज सिंह जी हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद हैं। आज युवा मोर्चा का बड़ा कार्यक्रम है। वैसे तो ये कार्यक्रम संगठन का है, लेकिन माना जा रहा है कि 22 के चुनाव को लेकर टिप्स दिए जाएंगे आज। देखिए, नौजवानों का कार्यक्रम है, स्वाभाविक रूप से उत्साह है ही है। और आज युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक सबका मार्गदर्शन भी नौजवानों को मिलेगा, तो स्वाभाविक रूप से इसको लेकर भी उत्साह है। और यहाँ से जो सीनियर लीडर्स के द्वारा जो दिशा दी जाएगी, नौजवान उस पर आगे चलेंगे। और 2022 में 350 से भी अधिक सीटें लाने में नौजवानों का अहम रोल होगा, इतना मैं बहुत विश्वास के साथ में कह सकता हूँ। राजनीतिक प्रस्ताव भी कुछ पास होने वाले हैं, उसमें क्या महत्वपूर्ण होगा? क्या वो मुद्दे जो युवाओं को ज्यादा प्रभावित करते हैं या खास तौर पे उनके लिए होंगे, उस पर भी फोकस किया जाएगा? देखिए, जो आज के जो भी रेलेवेंट हमारे जो हैं इश्यूज, उन सब चीज़ों को वो रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी तो प्रस्ताव आने पर, संकल्प आने पर जानकारी मिलेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे सरकार की अचीवमेंट हैं, प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की। और नौजवान जो हमारे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा संकल्प है, उन सब बातों को यहाँ पर रखकर एक प्रण लेकर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इस बीच लेकिन ये भी माना जा रहा है कि 22 के चुनाव को लेकर युवाओं को ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एक तरफ विपक्ष पार्टी के एक नेता कहते हैं कि वो युवाओं के नेता हैं या युवा चेहरा हैं, वही बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि 22 के चुनाव में वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले। इसको लेकर के भी क्या पार्टी तय कर रही है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय की जाएगी आज युवा नेताओं के क्षेत्रों में उनके? देखिए, युवाओं का प्रतिनिधित्व जहाँ तक है, उसमें मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी से अधिक प्रतिनिधित्व कहीं भी किसी भी दल में युवाओं को नहीं मिला है। हमारे पास तो युवा मोर्चा का इतना बड़ा कैडर ही है जो कि लगातार नौजवानों के इश्यूज़ को रखता है। और यही कारण है कि जो इश्यूज़ लोगों के होते हैं, उन सब इश्यूज को समय समय पर जो जनहित में किस तरफ रहेगा अनामिका, क्योंकि जिस बैठक में विभिन्न वर्गों के युवा कार्यकर्ता है उनको मंत्र दिया जाएगा, क्या आगे के लिए कोई टारगेट भी फिक्स किया गया है, कोई जिम्मेदारी कोई तय होने वाली है? फोकस किस पर होगा? लोग जानना चाहते हैं कि भाई बीजेपी का फोकस किस बात पर है? जातिवाद पर है, विकास पर है, युवाओं के चेहरे पर है, युवाओं के लिए बड़े ऐलान पर है, रोजगार पर है, किस पर है? देखिए, जाति और धर्म के आधार पर तो सपा बसपा कांग्रेस ने हमेशा पॉलिटिक्स की है। हम सब नौजवानों का एक ही लक्ष्य है, वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। और उसी को लक्ष्य मानकर, उसी को हासिल करने के लिए हम लोग एक सोच के साथ, एक युवा सोच के साथ जो स्वाभाविक रूप से परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन चाहती है, एक काम करने की अपनी एक दिशा और लक्ष्य भी हमारा जो है वह एक देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, एक वैभव पर पहुंचाना, इस लक्ष्य को लेकर आगे चलते हैं। तो ये पंकज सिंह जी हैं जो कि युवा मोर्चा के कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लेकिन इनके पीछे जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है, मैं एक बार वो भी दिखा दूं आपको। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मैं मौजूद हूँ और आज दिन भर कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अलग अलग सत्र होंगे, अलग अलग सत्रों में नेताओं का संबोधन होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन होगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के उस हॉल में रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। और एक और बड़ी खबर कानपुर से यहां पर आ गई है। कानपुर मंडलायुक्त आवास में तकरीरें पढ़ने के आरोपी और पूर्व कमिश्नर और यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन को लेकर एक नया वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में पूर्व कमिश्नर नीचे बैठे हैं। एक शख्स किसी आमिर खान और शाहरुख खान की चर्चा कर रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि दोनों भी कमिश्नर साहब की तकरीर के मुरीद हैं। आमिर ने तो अपने बहनोई को कानपुर भेजा ताकि वो उनका सलाम कमिश्नर साहब तक पहुंचा सके।
ये वीडियो एसआईटी तक भी पहुंच गया है। इसकी फॉरेंसिक जांच का फैसला हुआ है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में तकरीर करता हुआ शख्स ये भी कह रहा है कि कमिश्नर साहब की तकरीर से शाहरुख खान भी इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने किताब को कुरान की तरह पढ़ना शुरू कर दिया है। हालांकि वीडियो में यह साफ नहीं हो पा रहा है कि सलमान और शाहरुख खान कौन हैं। वीडियो को एसआईटी ने अपनी जांच में शामिल कर लिया है। अब इसे आगे के लिए जांच के लिए फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा जाएगा। एसआईटी के पास अब तक 4 वीडियो पहुंच चुके हैं। जो करते हैं अल्लाह करते हैं, और अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करवाते हैं तो वो काम ले लेते हैं कि इंसान सोच के लिए। अल्लाह ने एक किताब लिखवाई शुद्धर्म, इसको आमिर खान तक अल्लाह ने पहुँचवाया। तो साहब यहाँ बोलते थे, इसको हम रिकॉर्डिंग करके उनको माशाअल्लाह उन्होंने हज की सादत नसीब करवाई। और इसका ये नतीजा हुआ कि आमिर खान ने पिछले दिनों अपने बहनों याहिया खान को यहाँ कानपुर भेजा कि जाओ उनसे मिलकर के आओ, माशाअल्लाह यहाँ रहकर के गए। अजीज उनके कंसुल होते हैं, साड़ू होते हैं, तो माशाअल्लाह पूरी फैमिली के साथ यहाँ तशरीफ लाए। और आमिर खान ने बार बार सलाम कहलाया और उन्होंने इस किताब को शाहरुख खान को दिया। शाहरुख खान कुरान समझ के पढ़ने लगे हैं। अल्लाह का कैसा एहसान है कि अल्लाह तबारक तआला किस किस तरह से अपनी बात पहुँचा रहे हैं कि हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो इतना मतलब दुनिया के हिसाब से इतना बड़ा आदमी और वो पूरी रात यहाँ रह करके और फिर यहाँ से बहुत सारी किताबें ले जा करके उन्होंने आमिर खान को दी। आमिर खान ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे भांजे हैं जो करते हैं अल्लाह करते हैं। तकरीर के वीडियो में आमिर और शाहरुख कौन है, एसआईटी ने जांच में अपनी ये वीडियो शामिल किया है। एक बार फिर हम आपको ये वीडियो सुनवाते हैं कि आप सुनिए किस तरीके से वहां पर इफ्तिकारुद्दीन के सरकारी आवास पर यहां पर ये तकरीरें हुई। सुनिए जरा। आने पिछले दिनों अपने बहनों याहिया खान को यहाँ कानपुर भेजा कि जाओ उनसे मिलकर के आओ, माशाअल्लाह यहाँ रहकर के गए। अजीज उनके कंसुल होते हैं, साड़ू होते हैं, तो माशाअल्लाह पूरी फैमिली के साथ यहाँ तशरीफ लाए। और आमिर खान ने बार बार सलाम कहलाया और उन्होंने इस किताब को शाहरुख खान को दिया। शाहरुख खान कुरान समझ के पढ़ने लगे हैं। अल्लाह का कैसा एहसान है कि अल्लाह तबारक तआला किस और 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक आमिर और शाहरुख कौन है, यानी कि वो जो वीडियो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आईएएस मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन की। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एसआईटी ने जांच में शामिल किया है। आमिर और शाहरुख कौन है, ये वीडियो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एसआईटी ने जांच में शामिल किया है वीडियो। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। मऊ के घोसी में रेप केस में बीएसपी सांसद अतुल राय की मदद करने के आरोप में वाराणसी के सीओ अमरीश बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वाराणसी की जिला जेल भेजा गया है। अमरीश बघेल को बुधवार रात कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बाराबंकी से गिरफ्तार किया था। उन पर अतुल राय मामले में अपने पद का दुरुपयोग करने को लेकर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 2019 में बीएसपी सांसद अतुल राय पर एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया था। उस दौरान बेलूपुर के तत्कालीन सीओ अमरीश सिंह बघेल पर अतुल राय की मदद का आरोप लगा था। लड़की ने 16 अगस्त को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने साथी युवक के साथ आत्मदाह कर लिया था। इससे दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। नोएडा नंबर 1, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में नोएडा नंबर 1, क्योंकि पिछले 4.5 साल से नोएडा निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। निवेश में नंबर 1 बना नोएडा। निवेशकों की पहली पसंद नोएडा। 4.5 साल में रिकॉर्ड निवेश।
रोजगार में भी नोएडा ने मारी बाजी। उत्तर प्रदेश का शो विंडो नोएडा बीते 4.5 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ निवेश हुआ है। यहां पर 64,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है और 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। यूपी का शो विंडो कहे जाने वाला नोएडा देश दुनिया के निवेशकों के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन बन गया है। इसलिए पिछले 4.5 साल में निवेश के मामले में नोएडा ने देश में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। सभी अवगत हैं, शासन माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के मार्गदर्शन में पिछले 4-4.5 वर्षों में नोएडा और यहाँ का जो पूरा क्षेत्र है, तीनों अथॉरिटीज़ ने मिला के इस रीजन को एक बड़े इन्वेस्टमेंट व एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हब के रूप में ये उभर के आया है। दरअसल तीनों अथॉरिटीज को मिलाकर पिछले 4.5 साल में 64,362 करोड़ का निवेश हुआ, जिसमें 3,000 से ज्यादा निवेशक अपनी नई यूनिट लगा रहे हैं। इनसे करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। देश के 718 जिलों में यूपी के नोएडा ने अपना पहला मुकाम हासिल किया है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ का मानना है कि आने वाले अगले 6 महीनों में नोएडा के साथ नए जुड़े हुए 80 गांव में विकास की रफ्तार तेज होगी। आगे आने वाले समय के लिए नोएडा क्षेत्र में जो लगभग 6 माह पूर्व 80 गांव जोड़े गए हैं DNGIR के, उनका मास्टर प्लान हम लोग बना रहे हैं और अगले 6 महीने में मास्टर प्लान तैयार होके गवर्नमेंट को भेज दिया जाए। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ नोएडा अथॉरिटी ने 4 सालों में करीब 22,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिससे 1.5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले। साथ ही अथॉरिटी ने स्मार्ट गांव बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। हर महीने 500,000 उद्योग बढ़ रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की तरह, तो सरकार भी इस ओर बहुत ध्यान दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में देश दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया है, जिसमें सैमसंग, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा सेंटर, वेस्टवे इलेक्ट्रॉनिक्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी, वीवोटेक्स प्रोजेक्ट, रोटो पंप्स लिमिटेड, एडवर्ब टेक्नोलॉजी, सुरभि ग्रुप, आइकिया सॉल्यूशन जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियों ने नोएडा को नंबर 1 बनाया है। मुझे आज मेरा शहर प्रदेश में, देश में नंबर 1 है, मेरे लिए गर्व की बात है, एक उद्यमी होने के नाते, कि हमारी सरकार, हमारी योगी सरकार, हमारी मोदी सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में उद्योगों पर इतना ध्यान दे रही है। हमारी तीनों अथॉरिटियों ने मिलकर करीब 64,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में किया है। दरअसल यूपी की कमान संभालते ही योगी सरकार के नोएडा में निवेश को लेकर वो बेहद गंभीर थे। इन्वेस्टर समिट के जरिए योगी सरकार ने नोएडा में निवेशकों के लिए बेहतर नीतियां बनाई, जिसका नतीजा है नोएडा निवेशकों की पहली पसंद बन गया। तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बलबूते उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में नोएडा ने अपना परचम लहराया है। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कच्ची घाटी में एक 7 मंजिला बिल्डिंग अचानक देखते देखते ढह गई। हालांकि इमारत को गिरने से ठीक पहले पूरी तरह से खाली करा लिया गया था, इसलिए किसी तरह का हादसा नहीं हुआ और न ही जान माल का कोई नुकसान हुआ है। बिल्डिंग के गिरने का एक वीडियो वायरल रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे देखते ही देखते 7 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। जब यह बिल्डिंग गिरी उस दौरान शिमला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद थी। किसान आंदोलन के चलते बाधित दिल्ली की सड़कों को खोलने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी हाईवे को स्थायी रूप से बंद नहीं किया जा सकता है। नोएडा के रहने वाले एक शख्स ने यह याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने इस मामले में पहले व्यवस्था दी है, ऐसे में सरकार हमसे ये न कहे कि हम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर किसान नेताओं को बुलाया था, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आए। महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री को लेकर सबूत खंगाल रही सीबीआई की जांच का 7वां दिन है। आरोपियों की रिमांड के चौथे दिन सीबीआई आज आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी से पूछताछ
जारी रखेगी। सीबीआई ने पूछताछ की लिस्ट तैयार की है। 125 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। कई लोगों के नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं। तो सीबीआई ने पूछताछ के लिए लिस्ट तैयार की है। नरेंद्र गिरी केस में सीबीआई की लिस्ट तैयार है। 125 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। कई लोगों के नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं। तो ये यहां पर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीबीआई की लिस्ट तैयार है। नरेंद्र गिरी केस में सीबीआई दूसरे संदिग्धों से भी पूछताछ करेगी। नरेंद्र गिरी, आनंद गिरी में समझौता कराने वाले लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। सीबीआई ने पूछताछ के लिए ये पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर उन्हीं के हस्ताक्षर हैं। एक्सपर्ट की जांच में पुष्टि हुई है। इसी आधार पर निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों ने बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी माना। महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाए जाने की बात कही थी। तो एक्सपर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हस्ताक्षर, सिग्नेचर नरेंद्र गिरी के ही हैं सुसाइड नोट पर, जिसके बाद पंच परमेश्वरों ने बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी माना है। हरदोई के हरपालपुर इलाके की एक युवती ने नौकरी के बहाने रेप का आरोप लगाया है। युवती के मुताबिक उसी के इलाके का युवक उसे नौकरी के बहाने फर्रुखाबाद लेकर गया, जहां पर उसके साथ रेप किया और एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। युवती ने जब उसे धमकी दी तो युवक वापस उसे गांव छोड़ गया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक महिला ने आरोप ये लगाया है कि एक व्यक्ति द्वारा इसको बहला फुसला कर नौकरी दिलाने का बहाना बनाकर फर्रुखाबाद ले गए और वहाँ पे इसके साथ बलात्कार किया है। इस सूचना पे अभियोग पंजीकृत किया गया है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। एटा के उलायतपुर गांव में शराबी पति ने विवाद के बाद अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लाइसेंसी बंदूक भी बरामद की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी राम प्रकाश का पिछले कई दिनों से पत्नी से विवाद चल रहा था। वापस लौट के घर जा रही थी, जब भी बोलेंगे तू उससे सिफारिश करे आई, बचा लेगा वो, बस इतने में गोली छोड़ दी। फिर मेरी लड़की ने फ़ोन किया कि पापा ऐसे ऐसे मम्मी को गोली मार दिया, तो मैं आया गांव में भगते भगते, तुम मुझे भगते ही देखा, तुम एक फायर मेरे ऊपर भी छोड़ा। लखीमपुर खीरी में पुलिस चौकी इंचार्ज नरेंद्र प्रताप पर एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा यूपीएससी की तैयारी कर रही है। छात्रा का आरोप है कि जब वो रात में 9 बजे घर में पढ़ाई कर रही थी, तभी चौकी इंचार्ज नरेंद्र प्रताप घर में घुसा और उसकी पिटाई कर दी। उसकी किताबें भी फाड़ दी गई। हाथापाई में घायल छात्रा हो गई और छात्रा के बड़े भाई की एक युवक से कहासुनी हुई थी। इसी मामले में पूछताछ करने पुलिस घर आई थी। सदर कोतवाली के अगोशरापुर गांव की यह घटना है। पढ़ रहे थे, हमसे पूछा तो हमने भी कहा नहीं है, और मेरा बाल पकड़े और उस दीवार में लड़ा दिया। मेरी यूपीएससी की बुक फाड़ दी। बोले एक अपराधी की बहन को पढ़ने और लिखने का कोई हक नहीं है, यूपीएससी की बुक थी। और फिर कह के गए कि अगली बार आऊँगा तो पता नहीं क्या करूँगा, इस बार तो बुक फाड़ी है। अच्छा। और वो एक गुंडे जैसे लग रहे थे, बिल्कुल पुलिस वाले थे ही नहीं। शादी वर्दी से नहीं थे तो, लेकिन उनका बर्ताव ऐसा था कि बिल्कुल लग नहीं रहा था कि एक वर्दी वाला ऐसा कर। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।